दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज हम इकोसिस्टम की जो सीरीज चल रही थी उसके जो शेष पार्ट बचे हुए उसी के बारे में आज पुनः चर्चा करेंगे। हम बचे हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि देखिए, पिछले वीडियो में हमने इकोसिस्टम के पृष्ठभूमि के बारे में तथा उससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उसको देखे। आज हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, पारिस्थितिकी में भूमि को दो भाग में बांटा जाता है। दो दो रूप में देखा जाता है। एक होता है दृश्य भूमि और दूसरी भूमि क्या होती है, सांस्कृतिक भूमि होती है। दृश्य भूमि और दूसरी कौन सी भूमि होती है, सांस्कृतिक भूमि। ठीक, तो ये पर्यावरण की दृष्टि से है भूमि के बारे में। तो दृश्य भूमि का मतलब है कि जिसमें ऐसी भूमि जिसमें प्रकृति के द्वारा ही विकास होता हो, जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं करता हो, उस प्रकार की भूमि को हम दृश्य भूमि कहते हैं। लेकिन जब किसी दृश्य भूमि के अंतर्गत जब कोई मानव का हस्तक्षेप हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यानी उस पृथ्वी के विकास में जब मानव का हस्तक्षेप होने लगता है तो उस कंडीशन में सांस्कृतिक भूमि कही जाती है। और जिस भूमि के विकास में यदि केवल प्रकृति का ही योगदान होता है उस कंडीशन में ये उसे हम दृश्य भूमि कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ परिभाषा के तौर पे देख लेंगे दृश्य भूमि। तो दृश्य भूमि के बारे में देख लेंगे कि वह प्राकृतिक पारितंत्र वह प्राकृतिक पारितंत्र जो मानव के हस्तक्षेप से रहित जो मानव के हस्तक्षेप से रहित तथा यह प्रकृति के अनुसार प्रकृति के अनुसार विकसित होती है। वह प्राकृतिक पारितंत्र जो मानव के हस्तक्षेप से रहित तथा प्रकृति के अनुसार विकसित होता है इसे दृश्य भूमि कहा जाता है। इसे यहाँ पे देखिए, एक चीज और लिख देते हैं हम कि अनुसार विकसित होता है। इसे सेल्यूटर ने दृश्य भूमि कहा है। अब दृश्य भूमि कैसे कहते हैं, वह प्राकृतिक पारितंत्र जो मानव के हस्तक्षेप से रहित तथा प्रकृति के अनुसार विकसित होता है उसे सेल्यूटर दृश्य भूमि कहा है। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट सांस्कृतिक के बारे में। सांस्कृतिक भूमि तो सांस्कृतिक भूमि यानी प्राकृतिक दृश्य भूमि में जब मानव हस्तक्षेप करने लगता है जब मानव हस्तक्षेप करने लगता है
हस- मानव हस्तक्षेप के द्वारा संशोधन कर देता है तो उस कर देता है तो वह सांस्कृतिक भूमि तो वह सांस्कृतिक दृश्य भूमि कही जाती है, वह सांस्कृतिक दृश्य भूमि कही जाती है जिसका प्रतिपादन कार्ल शावर ने किया था। कार्ल शावर ने किया था। कार्ल शावर ने किया था। देखिए इतनी बात हम देख लेते हैं। पर्यावरण के दृष्टि से भूमि को दो बांट के देखा जाता है, दृश्य भूमि और उसके बाद से सांस्कृतिक भूमि। दृश्य भूमि क्या होता है? दृश्य भूमि का मतलब कि वह प्राकृतिक पारितंत्र जो मानव के हस्तक्षेप से रहित तथा यह प्रकृति के अनुसार विकसित होता है। यह किसके अनुसार? यह प्रकृति के अनुसार क्या होता है? तो विकसित होता है। इसे सेल्यूटर ने किसने कहा? तो इसे सेल्यूटर ने दृश्य भूमि कहा है। तो सेल्यूटर ने दृश्य भूमि कहा है। उसके बाद से सांस्कृतिक भूमि। तो सांस्कृतिक भूमि के बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक दृश्य भूमि में जब मानव हस्तक्षेप के द्वारा संशोधन कर देता है, प्राकृतिक दृश्य भूमि में जब मानव हस्तक्षेप के द्वारा संशोधन कर देता है तो वह सांस्कृतिक दृश्य भूमि कही जाती है। यानी जब मानव के द्वारा संशोधन कर देता है, दृश्य भूमि में जब वो अपना हस्तक्षेप करके उसमें संशोधन करता है तो उसे सांस्कृतिक भूमि कही जाती है। जिसका प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल शावर ने किया था। जिसका प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल शावर महोदय ने किया था। इतनी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखेंगे दृश्य भूमि के बाद। लैंडसॉफ्ट एक पॉइंट है। लैंडसॉफ्ट। अब लैंडसॉफ्ट क्या होता है? तो लैंडसॉफ्ट तो यहां हम देखेंगे कि जो लैंडसॉफ्ट है, लैंडसॉफ्ट की जो संकल्पना है, लैंडस्केप से बनी है। उसके बाद से हम बात करेंगे यह कि इसके अंतर्गत क्या होता है लैंडसॉफ्ट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत मानव के द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूमि। इसके अंतर्गत मानव के द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूमि तथा मानव की गतिविधियों का अध्ययन
मानव की गतिविधियों का अध्ययन तथा तापमान तापमान वर्षा जल का अध्ययन किया जाता है। यानी लैंडसॉफ्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो मानव के द्वारा विकसित जो सांस्कृतिक भूमि होती है, मानव की गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है तथा तापमान कितना हो रहा है, वर्षा की कंडीशन क्या है, जल तापमान, वर्षा, जल संचयन का अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, तो इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद से हम एक नए पॉइंट की तरफ हम देखेंगे कि उसके बाद से जो है लैंडस्केप की संकल्पना लैंडस्केप से बनी हुई है, यानी इसके द्वारा मानव के द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूमि तथा मानव की गतिविधियों का अध्ययन तथा तापमान, वर्षा, जल संचयन का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद हम नए पॉइंट के बारे में यहाँ से देखेंगे, तो जिसका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है, तीसरे नंबर से मान लेते हैं गहन पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें गहन पारिस्थितिकी की, तो इसका प्रतिपादन 1973 में इसका प्रतिपादन 1973 में अर्नेस्ट निस ने किया था। इस शब्द का इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो अर्नेस्ट निस ने किया था। उसके बाद से हम बात करेंगे कि मानव और पर्यावरण के मध्य गहन पारिस्थितिकी होता क्या है, तो मानव और पर्यावरण के मध्य मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध के मध्य अंतर संबंध इतना गहरा हो जाता है, संबंध एक दूसरे के प्रति इतना गहरा हो जाता है कि इस गहन अंतर संबंध को गहन पारिस्थितिकी कहा जाता है। इस अंतर संबंध को गहन कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सागरीय या समुद्र पारितंत्र
सागरी या समुद्र पारितंत्र पारितंत्र सबसे बड़ा सर्वाधिक या सबसे बड़ा स्थिर सबसे बड़ा एवं सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र है। इसमें 71% जल होने के कारण इसमें भूभाग पर जल होने के कारण सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। इसके अंतर्गत 4-5 क्षेत्र हैं। पहला जो है प्रवाल भित्ति, दूसरा पे है महासागर, तीसरा है विषुवतरेखी प्रदेश, और चौथा है मैंग्रोव वन। देखिए हम इसको समझ लेते हैं एक बार कि गहन पारिस्थितिकी इसका प्रतिपादन 1973 में अर्नेस्ट निस ने किया था। किसने किए थे? तो गहन पारिस्थितिकी जो के बारे में 1973 में अर्नेस्ट निस महोदय ने किया था। इसकी परिभाषा हम यदि देखेंगे यहाँ से तो मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति इतना गहरा हो जाता है कि इस गहन अंतर संबंध को गहन पारिस्थितिकी कहते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्री पारितंत्र। तो समुद्री पारितंत्र यानी सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक पारितंत्र है। यह सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक पारितंत्र है। इसमें सागरी या समुद्री पारितंत्र सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र है। इसमें 71% भूभाग पर जल होने के कारण, जलीय क्षेत्र होने के कारण 71% भूभाग पर जल होने के कारण सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक क्या होती है? तो जैव विविधता पाई जाती है। अब ये सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ क्षेत्रों में देखिए, जैसे प्रवाल भित्ति में पाई जाएगी, प्रवाल भित्ति, फिर महासागर के बाद विषुवतरेखी प्रदेशों में जहाँ वर्षा सर्वाधिक मात्रा में होती है, उसके बाद से मैंग्रोव वनों में भी क्या होता है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इतनी बातें हम देख लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
के महासागरों में प्लैंक्टन प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स या फाइटो प्लैंक्टन प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन महासागरों में प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स या शैवाल शैवाल पाए जाते हैं। और स्थलीय और ये शैवाल यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये शैवाल उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे 5वें नंबर पे एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थली भाग में विषुवतरेखी स्थलीय भाग में विषुवतरेखी क्षेत्र में विषुवतरेखी वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। जैव विविधता सर्वाधिक होती है। इसलिए इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो फेफड़ा कहा जाता है। उसके बाद से 6वें नंबर पे एक पॉइंट है, नोट कर लेंगे हम कि महासागरों में प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र, प्रवाल भित्तियों का जो क्षेत्र होता है का क्षेत्र को प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र को वाटर अंडर गार्डन कहा जाता है। वाटर अंडर गार्डन कहा जाता है। उसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट 7वें नंबर पर कि पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन
संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव और वातावरण के मध्य, जीव और वातावरण के बीच। देखिए, इसको हम समझ लेंगे कि महासागर में जो महासागर होता है उसमें प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स या शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ये शैवाल किसकी श्रेणी में आते हैं? तो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। स्थलीय भाग में विषुवतरेखी वन जो होते हैं, स्थल के क्षेत्र में विषुवतरेखी वनों में जैव विविधता क्या होती है? तो जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए इन वनों को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इन वनों को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। महासागर में जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? वाटर अंडर गार्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर अंडर गार्डन प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। उसके सातवें पॉइंट पे हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी के बीच जो संबंध होता है वो किसके किसके बीच में होता है? अध्ययन जीव और वातावरण के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? तो जीव और वातावरण के बीच में होता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें थी जिसको हम देख लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करेंगे 8वें नंबर पे हम देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है। किस प्रकार का तंत्र है? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, एक खुला तंत्र है। उसके बाद से हम बात करेंगे 9वें नंबर पे कि 9वां नंबर में क्या है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा है? तो जैवमंडल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिर 10वें नंबर पे कि पारितंत्र के घटक यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखेंगे कि यह जैविक तथा पारितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना है। एक रचना है चाहे रचना होती है, लिख लेंगे। अब इसके बाद से हम देखेंगे इसमें
कि अजैविक घटक और जैविक घटक में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे हम अजैविक घटक की बात कर लें तो अजैविक घटक में हमारा होता है भौतिक भौतिक घटक, उसके बाद से होता है अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक और तीसरा क्या होता है अकार्बनिक घटक। और कार्बनिक घटक सॉरी अब देखेंगे और जैविक घटक में क्या क्या होता है। तो जैविक घटक में भी 3 घटक होते हैं। एक होता है पहला उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है और तीसरा क्या होता है अपघटक होता है। अब देखिए जैविक घटक और जैविक घटक, भौतिक घटक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हमारा तापमान तापमान, आर्द्रता, वायु, जल, ये सब हमारा भौतिक घटक में आ जाएगा। कार्बनिक घटक में क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसके बाद से अकार्बनिक घटक में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे में मृदा, जल और जल के बाद क्या है खनिज लवण, खनिज, ये सब हमारा क्या हो जाएगा। और कार्बनिक घटक उत्पादक में देखेंगे तो पादप आ जाएंगे, पेड़ पौधे, फिर शैवाल आ जाएगा। उपभोक्ता में देखेंगे तो यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता आ जाएंगे। या इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, यहाँ पे जैसे जानवर, मनुष्य, उसके बाद से यहाँ पे हम बात कर घटक में तो कवच, जीवाणु, कवच, जीवाणु, फफूंद, इत्यादि। तो इसे हम बोलते हैं वियोजक या डीकम्पोजर बोलते हैं, डीकम्पोजर। देखिए कहने का मतलब क्या है कि समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र है। कैसा है तो खुला तंत्र है, पृथ्वी का सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं तो जैव मंडल को कहते हैं। और पारितंत्र के घटक तो पारितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर मिलकर बनी हुई एक क्या है तो रचना होती है। और अजैविक घटक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, पहला है भौतिक घटक, दूसरा है कार्बनिक घटक और तीसरा है अकार्बनिक घटक। भौतिक घटक के अंदर जो घटक होता है, कंपोनेंट होता है, जैसे तापमान, आर्द्रता, वायु। और कार्बनिक के अंतर्गत क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा
उसके बाद से कार्बनिक के मृदा जल खनिज, कार्बनिक के अंतर्गत कार्बनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और कार्बनिक के अंतर्गत मृदा जल खनिज। जैविक घटक, जैविक घटक के अंतर्गत हम देखेंगे 3 पार्ट होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो उत्पादक के अंतर्गत पादप, पेड़ पौधे, सवाल आता है। उपभोक्ता के अंतर्गत कंज्यूमर यानी जानवर, मनुष्य आदि। अपघटक के अंतर्गत कवच, जीवाणु, फफूंद आदि चीजें आती हैं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे ग्रीनहाउस पॉइंट पे कि देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत, तंत्र के अंतर्गत अंतर्गत जैविक संगठन, जैविक घटक के दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्ववित्त पोषित स्वपोषित घटक, स्वपोषित और परपोषित घटक। और क्या होता है परपोषित घटक? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसमें हम देख लेंगे। तो देखिए स्वपोषित घटक का मतलब कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, और परपोषित घटक का मतलब कि ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्राणी, किसी दूसरे उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ऐसे घटक को हम क्या बोलते हैं? परपोषित। और जो जो प्राणी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, चाहे जो पेड़ पौधे हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो स्वपोषित में आते हैं। जो अपना भोजन नहीं बना पाते वो परपोषित घटक कहलाते हैं। ठीक, इतनी बातें हम देख लिए। अब इसमें हम बाद हम बात करेंगे 12 नंबर पे कि जो वन होता है, वन, झील, उसके बाद से घास का मैदान, वन, झील, घास का मैदान, ये कैसा परितंत्र है? तो ये प्राकृतिक परिवहन ये प्राकृतिक परितंत्र है। और उसके बाद से हम 13 नंबर पर बात करेंगे तो धान का खेत, एक्वेरियम, ये मानव कृत्रिम परितंत्र है। मानव ये मानव कृत्रिम परितंत्र है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि सागर, 14 नंबर पर सागरी महासागर,
समुद्र, ये कुछ भी दिया हो समुद्र, तो या पारिस्थितिकी तंत्र, सागर या महासागर, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा व स्थिर सबसे बड़ा पारितंत्र पारितंत्र तथा सबसे स्थिर होता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट 15 नंबर पे कि जीव से जीव मंडल का जीव से जैव मंडल का सही क्रम क्या है, का जैविक संगठन का सही क्रम क्या है। तो पहला हमारा हो जाएगा कि जनसंख्या, फिर समुदाय, और समुदाय के बाद हमारा आता है पारिस्थितिकी तंत्र, और उसके बाद से आता है दृश्य भूमि। ये इसी का क्रम होता है। तो इतनी बातें हम देख लेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक घटक के कितने भाग होते हैं। दो भाग होते हैं, दो प्रमुख भाग होते हैं। एक तो जैविक घटक होता है, दूसरा क्या होता है, पहला होता है स्वपोषित घटक और दूसरा होता है हमारा परिपोषित घटक। स्वपोषित घटक के अंतर्गत वह जीवधारी आते हैं, या जो जीवधारी या पादप आते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और परिपोषित के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, ऐसे को किसमें रखा जाता है, किस श्रेणी में, तो परपोषित घटक में रखा जाता है। उसके से वन, झील, घास का मैदान ये कैसा है, तो ये प्राकृतिक परितंत्र है। धान का खेत एक्वेरियम जो होता है ये मानव कृत्रिम परितंत्र है। उसके बाद से सागर, वन, झील और घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र है। धान का जो खेत है और एक्वेरियम ये सब क्या है, तो मानव कृत्रिम परितंत्र है। उसके बाद से सागर, महासागर, समुद्र ये पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा परितंत्र तथा सबसे स्थिर परितंत्र है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जीव से जैवमंडल का जो जैविक संगठन होता है का जो सही क्रम क्या है, उसका सही क्रम यही होता है। सही क्रम जो है ये जनसंख्या के बाद समुदाय के बाद पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद से दृश्य भूमि, इकोसिस्टम। तो ये 3 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट बात करेंगे एक नए पॉइंट की तरफ। देखिए बात करेंगे हम यहाँ पे 16 नंबर पे एक
किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की अधिकतम संख्या की, प्राणियों की अधिकतम संख्या की अधिकतम संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर सकता है, वहन क्षमता कहलाती है, वहन क्षमता। कहने का मतलब क्या है, किसी एक क्षेत्र में जो पॉपुलेशन होती है